ओके, सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कल हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था सुपर पोजिशन, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दी थी हमने। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा ना वेव ऑप्टिक्स का, क्या होता है वेव ऑप्टिक्स। बेसिक्स तो हमने पढ़ लिए थे सारे, कि कैसे हम लोगों ने यस सर। हाँ जी। तो हमने क्या डिस्कस किया था भाई वेव ऑप्टिक्स में, कि भाई आप लोगों का जो अब तक लाइट था वो अभी तक आप रे की तरह कंसिडर कर रहे थे ज्योमेट्री समझने के लिए उसकी, लेकिन नाउ यू आर कंसिडरिंग इट एज अ वेव, दैट इट इज हाउ इट इज ट्रैवलिंग, हाउ इट इज प्रोपोगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना। सबसे पहले न्यूटन आए, उन्होंने बोला कि कॉर्पसल्स के फॉर्म में छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे बना हुआ लाइट आपका, है ना। और ईथर मीडियम होता है, फिर उसके बारे में हाइजेंस ने बताया। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई वेव है, लेकिन ये पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, वेव है। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बाद में जिसने कि उस चीज को भी नेगेट किया जो उन्होंने बोला था हाइजेंस ने। हाइजेंस ने क्या बताया था भाई, कौन सी वेव होती है लाइट। अरे याद आ रहा है, नहीं करा रिवाइज। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाइजेंस ने ये बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। हम्म, किसी को भी नहीं पता है। ऐसे कैसे काम चलेगा यार, फिर आगे क्या पढ़ेंगे हम बताओ। आगे का जो पढ़ेंगे वो कैसे समझ में आएगा अगर हमें अभी ये पुरानी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो। अरे नोट्स तो शेयर कर दिए थे मैंने, या वो भी नहीं हुए थे शेयर मुझसे। हाँ, नोट्स तो शेयर किए थे ना। यस सर। यस सर। तो फिर पढ़ा क्यों नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा यार, एटलीस्ट नोट्स रिवाइज करके आओ, अगर कोई फायदा ही नहीं है वरना दोबारा आएगा यहाँ पे। अगर आप आ रहे हो क्लास में और आप नोट्स भी रिवाइज करके नहीं आ रहे हो प्रीवियस क्लास के, तो जो आप पढ़ने वाले हैं आगे वो कैसे समझ में आएगी चीजें। नेक्स्ट टाइम से जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया अभी पहले भी और आज जो पढ़ने वाले हैं उसको रिवाइज करके आना, ठीक है। हाँ भाई, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर अगर नहीं पता है तो। द ग्रेट हाइजेंस क्या बताया था इन लोगों इन्होंने। न्यूटन सर आए, न्यूटन ने बोला कि भाई कॉर्पसल्स है ना, पार्टिकल्स है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। मिस्टर हाइजन आए और इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। बट इनसे गलती क्या हो गई कि इन्होंने बोला कि ये वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वे। मैकेनिकल वेव। जबकि मैकेनिकल वेव है नहीं, क्योंकि मैकेनिकल वेव को तो एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, है ना। मीडियम के बिना कर पाती है ट्रैवल मैकेनिकल वेव, नहीं कर पाती, है ना। और लाइट जो है उसको मीडियम की जरूरत है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो मैकेनिकल वेव नहीं थी। लाइट को बाद में एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमें कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। क्योंकि जो बता रहे थे वो हाइजेंस के भाई मैकेनिकल वेव है, और जो मीडियम रिक्वायर होता है इस वेव को ट्रैवल कराने में वो होता है ईथर मीडियम। पढ़ा था ना हमने लुमिनोफेरस ईथर मीडियम, याद आ रहा है कुछ। यस सर। हाँ, यस सर। तो बोला था पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है ये ईथर मीडियम। इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी बड़ी कम होती है। तो इलास्टिक होने की वजह से जो लाइट है वो बहुत तेज इसमें ट्रैवल कर पाती है, और इस वजह से सन से अर्थ तक लाइट जो आ रही है हमारी वो इजीली आ जाती है। ऐसा मानते थे लोग पुराने जमाने में, है ना, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भाई एक्चुअली लाइट का सीन है क्या। फिर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि यार ये मैकेनिकल वेव तो नहीं हो सकती, है ना। बिकॉज जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है लाइट को, वैसे वो बहुत सारे जो करेक्टरिस्टिक्स लाइक शो कर रही थी, जैसे कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, है ना, डिफ्रैक्शन, ये सबको प्रूव कर रहा था। स्पेसिफिकली पोलराइजेशन को, पोलराइजेशन प्रूव नहीं कर पा रहा था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो उन्होंने फिर भी चलो कर दिया था प्रूव, है ना। तो जैसे कुछ चीजें आई, नई नई चीजें सामने आई, तो उनसे पता चला हमें कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ऑल्सो कैन ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। यस सर। राइट, उसके बाद हमने वेव फ्रंट्स पढ़े। वेव फ्रंट क्या होते हैं, हाँ भाई मेरे होनहार बच्चों, बताओ सर कोई तो वो लोकस पॉइंट का जहाँ पे सारी लाइट वेव्स मीट करती है एक टाइम पे। हाँ, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, जहाँ पे क्या हो रहा है, सारे वो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स जहाँ पे लाइट एक टाइम पे रीच कर रही है बेसिकली, है ना, एक पर्टिकुलर कॉमन डिस्टेंस पे सेम फेज में। अगर आप फेज नोटिस करोगे,
उन वेव्स का, काफी सारी जो वेव्स निकल रही है ना अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक टाइम पे अगर आप इसका फोटोग्राफ लो तो आप नोटिस करोगे कि भाई जो सारे पार्टिकल्स एक फेज में हैं उनको अगर आप उनका एक लोकस ले लो, उनका कलेक्शन ले लो बेसिकली, तो वो आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन दे देगी। करेक्ट? यस सर। करेक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम सुपर पोजिशन पे आ गए थे। ठीक है, सुपर पोजिशन हमने थोड़ा सा पढ़ा कि भाई क्या होता है कि दो वेव्स आ रही हैं, एक इधर से आ रही है मान लो और एक इधर से आ रही है, तो दोनों वेव जब टकराएंगी, जो दोनों वेव किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो वो उनको हम ऐड कर देंगे, है ना। बेसिकली क्या होता है कि दोनों वेव्स की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, तो जब वो एक दूसरे पर सुपरपोज होती है, है ना, तो उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये, कि इंटरफेरेंस भी बोलते हैं इस फिनोमेना को। और उसमें क्या होगा कि भाई आपकी जो दोनों वेव्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, है ना, दोनों वेव्स का आप एडिशन निकाल सकते हो, तो आप फाइनल निकाल सकते हो कि भाई कैसे दो वेव्स की सुपरपोजिशन से क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, ब्राइटर हो जाता है आपका। जैसे दो लाइट वेव्स आ रही हैं, अगर दोनों का सुपर पोजिशन हो गया, सपोज करो कि एक जना यहाँ से टॉर्च लेके खड़ा है और एक जना यहाँ से टॉर्च लेके खड़ा है, दोनों ने टॉर्च से अपनी लाइट मारी, तो एक जो लाइट वेव्स हैं अगर वो सुपरपोज हो गई तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है ना कमरे की, या नहीं बढ़ती है? यस सर। है ना, एक ब्लैंक Yes, रूम sir. में, डार्क रूम में अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो यू विल फाइंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज गॉन अप, है ना, हैज बीन इंक्रीज्ड। So why this is happening? Because of the principle of superposition of waves, है ना। उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था बाद में, याद आ रहा है? y equals to a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। इसमें ये वाला टर्म क्या बोलते हैं इसको? फेस। फेज, है ना। Yes. तो ऐसे दो वेव्स को अगर हम ऐड करते हैं बेसिकली, कोई इट्स नॉट अबाउट लाइट ओनली, ये तो पता है ना सबको कि इट्स केवल लाइट के लिए नहीं है ये तो वेव की इक्वेशन है ना, तो वेव की इक्वेशन है, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉरी, इसकी इक्वेशन है। तो इस केस में क्या होगा कि आप अगर वेव ऑन स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हो तो उसकी भी सुपरपोजिशन पॉसिबल है ना। आपने एक स्ट्रिंग ली, दोनों को पकड़ा अपने अपने कॉर्नर से, इस वाली स्ट्रिंग को आपने ऐसे झटका मारा और इसको भी एक साइमल्टेनियस झटका मारा, तो इस पे वेव बनेगी स्ट्रिंग पे और इस पे भी वेव बनेगी, तो दोनों आके किसी पॉइंट पे सुपरपोज हो सकती हैं, है ना। तो यस जो सर। दोनों Yes, sir. तो दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है भाई? क्या मिल जाता है? सुपरपोज्ड वेव, है ना, उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि अगर हमारा दो वेव का सुपरपोजिशन हुआ है तो आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो कॉमन, है ना। कॉमन आया था ना हमारा जो आंसर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे निकालते थे हम? A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, याद आ रहा है? पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। यस Yes, सर। सर। sir. कैसे आता है ये? अरे यार कोई भी दो वेक्टर ले लो A1 A2, इनके बीच में जो एंगल है वो फाई बन रहा है ना, फेज एंगल बोल लो इसको। तो अगर आप दोनों वेक्टर का एडिशन करते हो तो आप ऐसे ही तो निकालते हो, A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अरे इसका अंडर रूट निकालते हो ना, पर यहाँ पे हमने स्क्वायर ले रखा है ऑलरेडी। याद आ रहा है कुछ? यस Yes, sir. वेक्टर्स वगैरह याद आ रहे हैं कुछ? पढ़ा था बचपन में, हाँ। तो उससे ही हमने इसको निकाला है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इंटरफेरेंस के बारे में, सुपरपोजिशन के बारे में, ठीक है। ये सब चीजें ना रिवाइज करके आया करो। तो भाई आपका जो वेव ऑप्टिक्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को मैंने वेटेज बता रखा है, तो अकॉर्डिंगली आप समझ जाना कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम समझते हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, है ना, और इसमें पाथ डिफरेंस क्या होता है ये भी समझेंगे। तो अभी तो हम समझ रहे थे कि भाई एक सोर्स से अगर आ रही है कॉमन सोर्स, अभी हम समझ रहे हैं कि अगर दो अलग अलग सोर्स से आके किसी पॉइंट पे मिल रही है ना, जो कि S1 और S2 हमने ले लिए दोनों सोर्स, है ना, प्रोग्रेसिव वेव्स बना रही है, यानी कि डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन स्पेस गिवन बाय y1 एंड y2 हमने बता दिया है यहाँ पे। तो भाई फर्स्ट वाला जो डिस्टर्बेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि जो डिस्टरबेंस होते हैं वो वेव के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं तो जो डिस्टरबेंस लेते हैं वो हम किस क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यानी कि जो आप जो वेव की इक्वेशन लिखोगे वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखोगे आप, राइट, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, राइट। और साउंड के केस में क्या लेते हैं? साउंड के केस में डिस्टरबेंस क्या हो जाता है? प्रेशर। प्रेशर, या बताया था ना मैंने, प्रेशर वेव्स होती है उसमें, यस सर। Yes, sir. प्रेशर वेव होता है वो। और किसका बताया था मैंने? लाइट, उसके केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
The है ना? magnetic field and हाँ, electric field. इस केस में क्या लेंगे डिस्टर्बेंस को? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक Magnetic फील्ड। field. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ में आ रहा है ना अलग अलग तरह की वेव्स है? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. क्या बता दो। ठीक है, तो कुछ कुछ नोट्स हम बनाएंगे साइमल्टेनियसली, ताकि हम इस चीज को ना रिवाइज करें। देखो तुम है ना सब पूरा पीडीएफ पे रिलाय मत किया करो। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि तुम पीडीएफ पे बहुत ज्यादा रिलाय करने लगे हो, तो अगर वो थोड़ा सा लेट भी आती है या टाइम से भी आती है, इधर केस में तुम उसमें क्या रिवाइज करना भूल जाते हो, जैसे तुम आज भूल गए। ठीक है, तो वैसे में तुम्हें पता है डांटता नहीं हूं इन चीजों पे लेके, लेकिन यार ये अच्छी चीजें नहीं है। अगर आप अगली क्लास में आ रहे हो बिना रिविजन के तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और बहुत ज्यादा टाइम केवल रिविजन में चला जाएगा। तो जो चीजें मैं बताता हूँ ना कि भाई इसको नोटबुक में नोट कर लो, वो कर लिया करो। मैं काफी ऑलरेडी स्लो चल रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर आप नोट करने में भी टाइम लगाओगे तो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो टाइम। बात समझ में आ रही है मेरी? तो नोटबुक लेके बैठा करो। अभी है नोटबुक सबके पास? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। नोटबुक होता है, Yes, sir. ठीक है? तो इसको आप नोट करेंगे, पहले इसको समझ लो, उसके बाद इसको नोट करना पूरा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ठीक है, दो वेव की बात कर रहे हैं। एक है y1 a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन, और एक है y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस ओमेगा टू थीटा टू, सॉरी। अगर मैं बोलूं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं दोनों s1 s2, तो आप अग्री करोगे क्या? कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब समझ में आता है कि? पहले तो ये बताओ, किसी को पता है क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज? No, sir. कोहेरेंट मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम है उनकी। क्या सेम है? Frequency. फ्रीक्वेंसी। देखो ना यहाँ पे ये ओमेगा टी वाला फैक्टर सेम है ना? तो ये दोनों सोर्सेज जो यस क्या है, सर। कोहेरेंट सोर्सेज है। अगर कोहेरेंट भी नहीं रहेंगे ना तो फिर ओमेगा टी भी बदलता हुआ दिखेगा आपको, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है बेसिकली ये फैक्टर, है ना? ओमेगा टी वन ओमेगा टी टू, पर यहाँ पे हमने कोहेरेंट सोर्सेज लिए, इससे कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, के एक्स वन और के एक्स टू इसलिए लिया है क्योंकि एस वन जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है पी तक, ये पी पॉइंट कौन सा है बच्चों? ये कौन सा पॉइंट है पी पॉइंट? बताओ बेटा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अरे यार, एक सोर्स ले लिया तुमने, मान लो कि टॉर्च ले ली। ठीक है, S1 पे कोई लाइट, तुमने वेव का सोर्स लिया। लाइट जरूरी नहीं है हम यहाँ पे लाइट वेव की बात करें, पर लेट्स से कि यहाँ पे तुमने कुछ सोर्स ले लिया है ना, एक तरफ से स्ट्रिंग पकड़ के, जो कि P पे मिल रही है। S1 पे कोई खड़ा हुआ है ना, सपोज करो मुस्कान खड़ी हुई है S1 पे, और S2 पे शिखा है। S1 पे मुस्कान ने ऐसे थ्रो किया, है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और S2 पे शिखा ने किया। ठीक है, तो अगर जो वेव क्रिएट कर रही है मुस्कान, वो x1 डिस्टेंस ट्रैवल करके P तक जा रही है, और जो शिखा क्रिएट कर रही है वो x2 डिस्टेंस ट्रैवल करके P पे जा रही है, तो P पे उन दोनों का क्या हो रहा है? अरे इंटरफेरेंस हो रहा है ना, सुपरपोजिशन। कन्वर्जेंस। हाँ, सर कन्वर्जेंस। दोनों मिल रही है ना, दोनों, हाँ, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, वो रेज के टर्म्स में हम बात करते थे पहले, पर अभी हम वेव की बात करें। दो वेव अगर एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे आके मिलती है तो सुपरपोज होती है ना, वो Yes, सुपरपोज हो sir. रही है ना एक दूसरे पे। यस सर। तो हम टी पे जो चीजें हो रही है ना, उस चीज को पढ़ने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। अब समझ में आई बात? Yes, है ना? sir. ठीक है, यस तो सर। फेज Yes, sir. डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले। फेज क्या होता है बच्चों? व्हाट इज फेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेज? नहीं पता? बेटा फेज बताता है ना, कोई वेव किसी दूसरी वेव के कंपैरिजन में कितना आगे है, या लीड कर रही है या लैग कर रही है ना? पोजीशन बताता है ना उस वेव की किसी स्पेसिफिक यस सर। पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना? पढ़ा हुआ होगा ये तो Yes. आपने, एसी में भी पढ़ा था, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी तो पढ़ा था ये, है ना? पोजीशन बताता है Yes. पॉइंट की। ठीक है, एंगल भी हम देखते हैं इससे, कितना एंगल है ना? एंगल वाली क्वांटिटी होती है बेसिकली ये। ठीक है, तो वेव जो होती है, मान लो वो ट्रैवल कर रही है ऐसे, तो कोई ना कोई एंगल बनाती है ना वो, लिखते भी हैं हम उसमें। ठीक है, तो जो Yes. फेज हम डिफाइन करते हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं कि आपका मतलब बेसिकली, जैसे यहाँ पे हम फेज डिफरेंस निकालने वाले हैं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फेज को, कि उसकी पोजीशन क्या है बेसिकली, है ना? तो S1 से जो वेव आ रही है और S2 से जो वेव आ रही है, उन दोनों के जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेजेस में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। दोनों के बीच का जो एंगल है वो अलग अलग है ना? थीटा वन थीटा टू अलग अलग एंगल बना रही है। बात समझ में आ रही है? वेव की इक्वेशन में थीटा यस क्या सर। होता है ना, Yes, एंगल sir. जो आप Yes, sir. बताते हो। Yes. तो थीटा वन और थीटा टू दो एंगल अलग है, और के एक्स वन के एक्स टू भी दोनों अलग है। तो हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे पहले तो। पहले तो दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालेंगे।
ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा भाई, एक फेज लिया y1 का, एक फेज लिया y2 का, दोनों को माइनस कर दिया, डिफरेंस यही होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस प्लस थीटा वन, इससे आपने माइनस कर दिया ये वाला ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे तो क्या आ जाएगा, ये के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू। इसको आप लिख सकते हो के इंटू डेल्टा पी या डेल्टा एक्स लिख सकते हो, और डेल्टा थीटा आपका आ गया एंगल में डिफरेंस। तो ये जो डेल्टा पी होता है ना बेटा, ये जो डेल्टा एक्स निकाला आपने या डेल्टा पी निकाला, इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। अब पाथ Path डिफरेंस समझ में आता है, difference. जैसे कि तुमने मान लो एक ये वाला रास्ता पकड़ा और इससे तुम स्कूल चले गए, एक तुमने ये वाला रास्ता पकड़ा पकड़ा इससे तुम स्कूल चले गए, तो दोनों के पाथ में जो डिफरेंस आएगा बेसिकली, अरे बात समझ में आ रही, बिल्कुल इजी है ना सब समझना, yes sir, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच का डिफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो जो पाथ डिफरेंस है आपका वो डिफाइन करता है फेज डिफरेंस को, यानी कि फेज डिफरेंस डिपेंड करेगा किस पे, पाथ डिफरेंस पे। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो फेज के फॉर्मूले में हम क्या लिख देंगे, के इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा को अगर हम जीरो लेते हैं, मान लो दोनों के केस में आपका जो है थीटा सेम है, ठीक है, तो आपका जो डेल्टा फाई है वो क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा एक्स। ऑल्सो के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब इसमें लैम्डा क्या है, sir wavelength, हाँ लैम्डा है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये तो आपने शायद एसी में भी पढ़ा था आई गेस, नहीं एसी में नहीं पढ़ा ये। no sir, No, sir. ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, मतलब ये नोट तो आपको पूरा ही करना है वैसे तो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको स्पेसिफिकली अच्छे से नोट करना है। फास्ट फेज डिफरेंस निकालने के क्वेश्चन आएंगे बेटा, कैसे निकालोगे, वेवलेंथ के हेल्प से और पाथ डिफरेंस के हेल्प से। तो आपके दो वेव्स चल रही हैं, दोनों के बीच में कुछ अलग अलग पाथ बन रहा है, तो उनके पाथ में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी वजह से उनके पूरे ऑल ओवर फेज में डिफरेंस आएगा, ठीक है। अभी जो फेज डिफरेंस है बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि उनके बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम लाइट के थ्रू समझे इस चीज को, कि तुमने मान लो इधर से एक टॉर्च से लाइट मारी, इधर से मैंने मारी, दोनों लाइट वेव्स आके किसी पॉइंट पे मिली, राइट। तो अगर Yes. मेरी इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, कंस्ट्रक्टिव बोल सकता हूँ, है ना, ब्राइटनेस बढ़ गई है क्योंकि Yes, sir. Yes. समझ yes में आया? sir, ब्राइटनेस बढ़ गई ना, और अगर मेरी ब्राइटनेस नहीं बढ़ी तो डेफिनेटली मेरा जो इंटरफेरेंस था वो डिस्ट्रक्टिव था, क्योंकि उसने मेरी इंटेंसिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, है ना। तो सुपर पोजिशन किस तरह का हुआ है ये डिपेंड करेगा कि आपके फेज में डिफरेंस क्या था। हाँ हिम्मत बोलो। सर थीटा कहाँ गया जो आपने ऊपर फॉर्मूला दिखाया है? बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, अगर थीटा क्या होता है कि एक एंगल होता है जो आप लेते हो, जो वेव बनाते हो आप, जो वेव बनाते हो आप उसकी जब इक्वेशन लिखते हो तो उसमें आप बहुत चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें थीटा भी एक होता है ना। अरे पता है ना थीटा क्या होता है वेव में, या तुमको वेव्स पूरी स्टार्टिंग से पढ़ानी है, ठीक है। तो अगर आप थीटा को सेम मानो दोनों वेव्स के लिए, ये तो आपने जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना, के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है हमने। तो हमने यहाँ पे बोला है कि आपका जो डेल्टा थीटा है वो अगर जीरो हो जाए, दोनों के बीच में सेम एंगल हो, तो आप कैसे फेज डिफरेंस को देखोगे। तो जनरली हम जो इंटरफेरेंस कंसिडर करते भी हैं उसमें सेम एंगल ले लेते हैं, पर अगर मान लो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि नहीं है ऐसा, तो फिर आपको थीटा वन माइनस थीटा टू भी निकालना पड़ेगा, उसकी कोई इशू है नहीं। आप के डेल्टा एक्स लिख रहे हो ना अभी फॉर्मूले में, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, उसमें प्लस डेल्टा थीटा भी ऐड करते हैं अगर क्वेश्चन में थीटा अलग अलग दे रखा हो, ठीक है। चलो इधर बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा बच्चों, जब आपका डेल्टा फाई हो जाएगा 2n पाई के बराबर। डेल्टा पाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 2n पाई, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई के बराबर, है ना। अरे बात समझ में आ रही है, तो ये एंगल ही ना, ये तो yes एंगल ही, yes sir, Yes, sir. क्या है, एंगल ही तो है। तो अगर आपका इवन मल्टीपल बनता है ये, अच्छा साइनोसोडल वेव्स है, साइनोसोडल वेव है, तो yes साइन sir, थीटा पाई पे कितना वैल्यू देता है, साइन थीटा पाई पे कितना वैल्यू देता है, एन इक्वल्स टू 1 रखो, चलो 2 पाई पे कितना वैल्यू देता है साइन थीटा, नहीं आया समझ में। साइन साइन Zero. थीटा का, साइन थीटा का sin ग्राफ 360 degree, 60 डिग्री, एन इक्वल्स टू 1 पे 60 डिग्री कैसे 360 आएगा, degree, 360 डिग्री, हाँ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ग्राफ है हमारा वो कैसे वैरी कर रहा है ना।
आपका जो ग्राफ है वो कैसे वेरी कर रहा है, साइनसोइडल कर्व है सिंस ये y और x के बीच में, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखोगे। अब देखो इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद रखनी है मेन चीज वो ये है कि अगर आपका डेल्टा फाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि आपका ए बी मैक्स आएगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा और इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, जो कि हम निकाल सकते हैं √I1 प्लस √I2 से। अब ये कैसे आया है, ये वही वाला फॉर्मूला भूल गए, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, I² इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, दो वेक्टर का बेसिकली एडिशन। आप अगर रिजल्टेंट निकालते हो जब, नॉट एडिशन, रिजल्टेंट जब आप निकालते हो दो वेक्टर का, अरे याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था, आई नेट निकालते हो ना यस रिजल्टेंट, सर। है ना, दोनों के बीच में अगर फाई एंगल है तो उसका फॉर्मूला है, तो उससे आया था क्या आंसर, आई मैक्स का रूट क्या आ गया, √I1 प्लस √I2, ये आया आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब आएगी, है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब ऑड मल्टीपल यानी 2n+1 पाई, है ना, 2n+1 पाई, या फिर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 2n+1 λ/2, राइट, ऊपर वाले इस फॉर्मूले से निकालें। तो इस केस में आपका मिनिमम तो एम्पलीट्यूड बनेगा और मिनिमम ही इंटेंसिटी बनेगी। तो अगेन इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन जो हम बात कर रहे थे वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका फेज डिफरेंस कितना है ना, फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर जाएगा कि सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस जो हुआ है आपका वो कैसा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव हुआ है ना, यानी कि आपकी ब्राइटनेस बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई है ना, या फिर डिस्ट्रक्टिव हुआ है कि उसने कम कर दिए हैं एट्रीब्यूट सारे। ये बात समझ में आई यस बेटा, खाना यस Yes, सर। sir. इसको यस सर। कॉपी करो, इसको नोट कर लो, इक्वेशंस नोट करना केवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो बॉक्स बना है ना उनको अलग से मतलब इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। टेक 2 मिनट्स फॉर दिस, और इसको बना लो एक बार, कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा वो नोट करना है, पूरा नहीं लेक्चर लिखना हमको, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट, ताकि समझ में आ जाए, याद करने में आसानी हो बाद में भी, इसको लिख लो, सबको लिखना है, किसी एक जने के लिए नहीं बोला है मैंने ये। जिसका हो जाएगा ना वो चैट में लिख देना डन।
चले आगे चले, हो गया नोट सबसे? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो, अगर ये नोट हो गया है तो एक क्वेश्चन करो। अभी जो हमने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे ये इसको सॉल्व करना आपको। लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम है और ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन बट विद इंटेंसिटी इन द रेशियो 4:1। इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, इंटरफेयर यानी इंटरफेरेंस हो रहा है उनके बीच में। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। अभी अभी निकालना सीखा है हमने, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, है ना? Yes, sir. निकाल के बताइए आंसर चैट में। फिर से करो मुस्कान, कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। फिर से करो बच्चों, गलती हुई है कुछ कैलकुलेशन में। Sorry, sir. 9:1 नहीं आ रहा है. करें, डिस्कस करें क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes. डिस्कस करते हैं इसको। तो भाई आपको फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला तो बता दो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अरे फॉर्मूला तो बताओ, क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई वन प्लस आई टू I. Yes, sir. अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस आई टू, है ना? अब इंटेंसिटी Yes, निकालनी है sir. आई मैक्स और आई मिनिमम, तो स्क्वायर कर देंगे। बेटा यहाँ Yes, पे sir. अंडर रूट था, आई मैक्स पे Yes, अंडर sir. रूट था, तो अगर हमको आई मैक्स मिनिमम का रेशियो निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, है ना? अब इसको सॉल्व करने के लिए Yes, क्या sir. करेंगे? हमें आई वन डिवाइडेड बाय आई टू दे रखा है 4:1, राइट? तो तुम क्या करोगे? डिवाइड कर दो इस क्वांटिटी को, जब यानी कि आप आई वन से रूट आई टू डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? +1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आई वन अपॉन आई टू -1। ये समझ में आया? Yes, sir. बेटा ये समझ में आया क्या? Yes, है sir. ना? तो अब तो बस वैल्यू पढ़नी है हमें। कितनी हो जाएगी वैल्यूज? 2। अच्छा, 4:1 इंटेंसिटी का रेशियो है, तो आई वन, अब आई वन अपॉन आई टू कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। बेटा रूट ले रखा है ना हमने आई वन अपॉन आई टू का, है ना? और आई वन अपॉन आई टू की वैल्यू 4 थी, तो अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. sir. तो ऊपर क्या बचेगा? 2+1, और नीचे क्या बनेगा? 2-1। ये समझ में आया? होल स्क्वायर। Yes. Yes, sir. ऊपर क्या बना? 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइडेड बाय 2-1, 1 का स्क्वायर 1, 1. 9:1। दैट इज योर आंसर। समझ में आया सबको? ये वाला इजी था ये तो काफी। Yes, sir. Yes, sir. आगे चले, किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? बेटा बता दो अभी, No, sir. बता दो बेटा। कोहेरेंस की जो हम बात कर रहे थे ना, उसको डिस्कस करते हैं।
टू सोर्सेज विच वाइब्रेट विद फिक्स्ड फेज डिफरेंस, यानी कि उनका फेज डिफरेंस सेम है। अब तुमने दो सोर्स लिए S1 S2, है ना, और उनका दोनों का क्या कर दिया, फेज डिफरेंस को जो रख दिया फिक्स रख दिया, है ना, चेंज नहीं हो रहा बिटवीन देम, है ना। उनको हम क्या बोल देंगे, कोहेरेंट बोल देंगे। यानी कि आपका अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो आपको क्या बोलोगे, उसको कोहेरेंट सोर्सेज बोल दोगे। द फेज डिफरेंसेस बिटवीन द लाइट कमिंग फ्रॉम सच सोर्सेज डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा क्यों बोला मैंने, ओमेगा टी और ओमेगा टी लिया था हमने लास्ट, याद है, सेम ले लिया था दोनों। इसको भी टाइम टी लग रहा था Yes, क्या, sir. इसको भी टाइम टी लग रहा था, है ना। तो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं क्या दोनों कोहेरेंट सोर्सेस, Yes, टाइम sir. पे डिपेंड नहीं कर रहे, उनका फेज डिफरेंस No, टाइम पे sir. डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमने ओमेगा टी ले लिया है, देखो इसका भी ओमेगा टी ले लिया और इसका भी ओमेगा टी ले लिया, है ना। तो जो ये फेज है, पूरा फेज होता है ना ये, है ना, फेज एंगल, तो ये तो सेम रहने वाला है, मतलब टाइम वाला जो फैक्टर है वो तो सेम रहने वाला है। तो फेज डिफरेंस जब निकालोगे तो आपका बेसिकली ओमेगा टी वाला जो फैक्टर है वो अफेक्ट करने वाला है कि वो तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, Yes, है ना। sir. तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। कोहेरेंट सोर्स का सबसे बड़ा जो डेफिनेशन है वो यही है कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता फेज डिफरेंस, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस का। तो जो लाइट सोर्स है हमारी, हाउएवर लाइट कम्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। हर एटम जो है वो क्या करता है कि एक पल्स एमिट करता है ना, जिसकी 1 नैनोसेकंड तक लास्ट करता है वो। पर ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है कि लाइट जो है coming from two such sources have fixed phase relationship, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, for about 1 नैनोसेकंड। यानी कि 1 नैनोसेकंड के लिए, सिंस वो एटम जो है एमिट करता है, लास्ट करता है, मतलब आपका जो एटम है, जो पल्स है, वो 1 नैनोसेकंड के लिए लास्ट करती है। उसके बाद वो या तो चेंज हो जाती है या फिर बदल जाती है, मतलब या तो चेंज हो जाती है या फिर से आ जाती है कुछ और, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो हम बनाएंगे वो चेंज होता रहेगा हर बिलियंथ ऑफ सेकंड में। क्या ये बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. जो लाइट है ना वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम से आती है, ठीक है। तो हर एटम जो है वो एक पल्स एमिट करता है, पल्स वेव ये सब, ठीक है। तो लास्ट करता है ये 1 नैनोसेकंड के लिए केवल, है ना। हर 1 नैनोसेकंड के बाद ये फिर से चेंज होता है। तो 1 नैनोसेकंड तक आपका क्या लास्ट करेगा भाई, फेज रिलेशनशिप। जो भी फेज डिफरेंस निकाला है ना आपने, जो भी फेज रिलेशनशिप निकाला है दोनों के बीच में, दो पल्सेस के बीच में, वो 1 नैनोसेकंड तक लास्ट करेगा। जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो 1 नैनोसेकंड तक लास्ट करेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या हुआ, अभी हमने जो इंटरफेरेंस कराया ना दो सोर्सेस से, एक S1 ले लिया, एक S2 ले लिया, और दोनों से एक दो अलग अलग वेव्स निकाली और दोनों को इंटरफेरेंस निकाला किसी पॉइंट पे, है ना, पॉइंट P पे। तो जो इंटरफेरेंस का जो भी पैटर्न बनता है ना, जिससे कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ है, वो कब तक लास्ट करेगा बच्चों, 1 बिलियन ऑफ सेकंड तक। ये समझ में आई बात। Yes, sir. Yes. अच्छा, जो हमारी Yes. आई है, आंखें जो, जिसको जो हम देखने वाले हैं पैटर्न्स को हमारी आंखों से, वो नोटिस कर सकती है इंटेंसिटी के चेंज को, जो कि लास्ट करता है 1/10 ऑफ अ सेकंड। परसिस्टेंस ऑफ विजन पढ़ा हुआ है सबने आई में। परसिस्टेंस ऑफ विजन सुना है नाम पहले कभी, No, sir. नहीं। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है कि जैसे कि अभी तुमने कभी देखा हो ना कि अगर तुम मेरी आवाज आए, Yes, sir. Yes, sir. ब्रेक हो रही सर बीच बीच में। बच्चों Yes, sir. ब्रेक हो रही है सर, अभी स्क्रीन विजिबल भी नहीं हो रही।
sir. Am I audible बच्चों? अभी आ रही है आवाज मेरी? Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. क्लियर आ रही है या कट कट के अभी? क्लियरली आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. यस सर, आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन में शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही है स्क्रीन शो? Yes, अब sir. होगी हो रही है। सर। एक बार फिर से कर देते सर हैं, नहीं रुको। हो रही। Yes, sir. होगी। सर अब नहीं हो रही। नहीं हो रही है। हाँ हाँ, वो मैंने हटाई है बच्चों, अभी हटाई है बच्चों, रुक जाओ, अभी होगी, फिर से होगी, ठीक है। ओके, मे बी नाउ इट विल बी विजिबल टू यू गाइस। दिख ये रही है ना सर अभी? विजिबल है। अभी विजिबल होगी, है ना। तो हम बात Yes, कर रहे थे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है आपका, बेसिकली वो आपका लास्ट करता है 1 नैनो सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो हर नैनो सेकंड में, 1 नैनो सेकंड में आपकी जो पल्स जो एमिट करती है, हर एटम जो एमिट करता है, वो लास्ट 1 नैनो सेकंड तक ही करता है केवल, ठीक है। लाइट बेसिकली जिन चीजों से बनी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज, आपका जो आई है उसका एक परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन की हम बात कर रहे थे, जैसे कि तुमने कभी मूवी देखी है सिनेमा हॉल में, उसमें ऐसे प्रोजेक्टर से जब वो प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे पिक्चर्स बदलती है, कभी देखी होंगी आपने, लाइन से यस ऐसे सर। स्क्रीन फ्रेम्स बदलते हैं, है ना। तो कितने फ्रेम तक आप देख सकते हो जो आपके मेमोरी में फीड हो जाए, जो आपको दिखे पास्ट वाला। तो वो आप क्या कर सकते हो कि भाई 1/10 सेकंड तक आप देख सकते हो, आपको जो आपकी मेमोरी में फीड रहेगा, है ना। कभी आपने देखा हो, कभी नोटबुक में आप ऐसे पन्ने पलटते हो ना, एकदम बहुत तेज पेजेस को ऐसे पलटते हो, टर्न करते हो, वो ऐसे पेज ऐसे खुलते हैं, ऐसे फ्लिप होते हैं ना बहुत सारे पेजेस। देखा है कभी ऐसे, छोटी सी कोई बुक में या नोटबुक में या डिक्शनरी में, yes, sir. है ना। तो आपको पुराना वाला जो पेज है, जैसे आपने निकाला, 1 2 3 4 5 6 से बहुत सारे पेजेस निकले, तो आपको 1/10 सेकंड तक जो भी आपने देखा ना वो याद रहता है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये आंखों में से आपकी जो इमेज बनती है वो ब्रेन में जाके जो स्टोर होती है, ब्रेन की तरफ जो सिग्नल करती है, फिर आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि आपने क्या पढ़ा था, और जो ब्रेन उसको फीड रख पाता है, बेसिकली याद रख पाता है ना। तो उसके बाद तो फिर वो क्या अगले वाली इमेज को प्रोसेस करने लग जाता है। तो ये 1/10 सेकंड तक होता है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो जो हमारी आई है वो कब तक नोटिस कर सकती है चेंज को? जब तक कि वो 1/10 सेकंड तक लास्ट करे। हेंस वी विल ऑब्जर्व यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन विच इज द सम ऑफ द टू इंडिविजुअल इंटेंसिटीज। हम जो देख पाएंगे ना वो सम होगा, दोनों इंटेंसिटीज जो आई है ना, I1 और I2, उसका जो सम आएगा वो हम देख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सोर्सेज जो उनको जो कि मतलब ऐसी ऑब्वियसली लास्ट नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट सोर्सेज। ऑल्सो लाइट बीम कमिंग फ्रॉम टू सच इंडिपेंडेंट सोर्सेज डू नॉट हैव ए फिक्स फेज रिलेशनशिप। यानी कि जो इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे, है ना, जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो उनके बारे में बताया जा रहा है बेसिकली कि उनका कोई फिक्स फेज रिलेशनशिप होता ही नहीं है, और वो कोई स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो आप देख ही नहीं पाओगे बेसिकली। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि हम जो देख पाते हैं वो है इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस का रिजल्ट, है ना। दो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का सम देख पाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ आर आई कैपेसिटी जो कि लास्ट करती है 1/10 सेकंड तक, है ना। तो ये रीजन है कि हम इनकोहेरेंट सोर्सेस की वजह से जो बन रहा होता है पैटर्न, वो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि वो ढंग से कोई स्टेशनरी इंटरफेरेंस बना ही नहीं रहा होता, कोई पैटर्न बना ही नहीं रहा होता। तो फॉर सच सोर्सेज रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये हमने दोनों सोर्सेज के बारे में बात कर लिया। जो काम की बात है याद रखने वाली, वो क्या है कि जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें की फिक्स फेज डिफरेंस होता है। ये बात समझ में आई सबको? जो यहाँ पे हमने पढ़ा था सबसे पहले, है ना, उनका फेज डिफरेंस जो होता है वो फिक्स रहता है। या मैं आपको उसको मार्क भी कर देता हूं ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आप फोकस करो उस चीज पे जो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, YDSC पढ़ते हैं थोड़ा सा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो भाई लाइट की जब हम बात करते हैं और इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं, तो फिर हमने जैसे जैसे प्रोग्रेस करी साइंस ने, हमने नोटिस किया कि थॉमस यंग करके साइंटिस्ट हुए थे 1802 में, है ना। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किया जिससे कि काफी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना सीख लिया। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कुछ बोल रहे थे क्या बेटा? आप कुछ बोल रहे थे बीच में? नहीं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे भाई कि जो थॉमस यंग तो जो थे, है ना,
काफी यंग थे, तो उन्होंने क्या किया, एक मेथड डिवाइस किया, है ना, टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न। हो क्या रहा था बच्चों कि अलग अलग सोर्सेस थे जिससे लाइट आ रही थी, तो इंटरफेरेंस हो तो रहे थे पर हम उसको देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न बन ही नहीं पा रहा था, है ना, बनाना ही नहीं आ पा रहा था बेसिकली हमें। तो फिर स्टडी कैसे करते, इंटरफेरेंस की स्टडी नहीं कर पाते हम, तो हम सीख नहीं पाते कि भाई जो लाइट है उसका जब इंटरफेरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं इंटेंसिटीज में, कैसे हम एम्पलीट्यूड्स में चेंज को समझ पाते हैं, है ना, फेज डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं और पैटर्न्स क्या बन रहे हैं बेसिकली, है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रही है या कम हो रही है ना, ये जब सब चीजें हम समझ ही नहीं पाते थे। तो जो YDSC हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब यंग आए थॉमस यंग, तो उन्होंने एक ऐसा मेथड डिवाइस किया जिसमें कि क्या उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 स्लिट्स बनाई, है ना, नाम में लिखा हुआ है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये जो है एक्सपेरिमेंट बोल लो इसको, एक्सपेरिमेंट ही होता है वैसे ये किस चीज पे बेस्ड है, दैट इट इज बेस्ड अपॉन अ डिवीजन ऑफ सिंगल वेव फ्रंट इनटू 2, यानी कि आप एक ही लाइट, एक ही वेव फ्रंट आप प्रोजेक्ट करोगे, लेकिन सिंस आपने 2 स्लिट्स बना रखी हैं, वो किस में डिवाइड हो जाएगा, 2 में, 2 वेव फ्रंट्स में, ठीक है। और ये ऐसे इमेनेट करेगा, ऐसे दिखेगा जैसे कि ये एक ही सोर्स से आया है, सॉरी जैसे कि ये 2 डिफरेंट सोर्सेस से आया है, ठीक है, लेकिन इनका फेज रिलेशनशिप फिक्स्ड रहेगा। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये मुझे समझ के बताओ। फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप रहेगा इनका, बात समझ में आई क्या बोला मैंने, एक सिंगल वेव फ्रंट आया ना, तुमने लाइट का कोई सोर्स लिया जिससे कि तुमने एक सिंगल वेव फ्रंट यहां से एमिनेट किया, और जब तुम्हारी स्लिट से पास किया तो ये 2 डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे 2 सोर्सेस से आया हो अलग अलग, जबकि एक से ही आया था, लेकिन इनकी रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप फिक्स थी। तो इससे मैं क्या इंटरप्रेट करता हूं कि ये क्या थे भाई, कोहेरेंट सोर्स। क्या थे बच्चों, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स। अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले हमने कि 2 सोर्सेज अगर एक सेम फिक्स्ड फेस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो उन दोनों सोर्सेज को क्या बोला जा सकता है, कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस। और कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में अभी थोड़ा जस्ट पहले हम क्या पढ़ के आए कि कोहेरेंट सोर्सेस से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो होता है स्टेशनरी। और जब स्टेशनरी पैटर्न बनेगा, स्टेशनरी का मतलब समझ में आया कि वो लास्ट कर रहा है। अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले कि हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो लास्ट ही नहीं कर रहा था, 1 नैनो सेकंड में तो चेंज हो जा रहा था। अरे बात समझ में आ रही है यस सर। बेटा? Yes, आई sir. वाली जो बात बताई मैंने वो क्यों बताई, अगर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है और वो 1/1000th सेकंड लास्ट कर रहा है केवल, तो तुम तो देख तो केवल 1/10th पा रहे हो, राइट, यस सर। है ना। तो 1/1000th को तुम देख पाओगे क्या, देख ही नहीं पाओगे, नो सर। नो राइट। तो तुमको कुछ ऐसा चाहिए, तुमको कुछ ऐसा चाहिए कि जो स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न को बना सके, ताकि जो वो लास्ट करे। अगर स्टेशनरी का मतलब यही हुआ ना, लास्ट करे, अगर लास्ट करेगा तो आप उसको देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे, नोटिस कर पाओगे तो स्टडी कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे तो उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे, है ना, और फिर उसके बेसिस पे इन्वेंशन हो सकते हैं बहुत सारे, है ना। तो भाई जो यंग थे, थॉमस यंग, वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें एक स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना सिखाया, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। सो दिस इज अ यंग्स अरेंजमेंट। यहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट S0 इंटू S1 एंड S2। S0 उनका क्या है, प्राइमरी सोर्स। S0 क्या है, प्राइमरी सोर्स। इससे S1 और S2 दो अलग अलग क्या बन रहे हैं, वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। Yes, sir. और इन इन दोनों के थ्रू जब लाइट रे जाएगी तो फिर जब इंटरफेरेंस होगा इनका किसी पॉइंट पे, तो वहां पे अलग अलग फ्रिंजेस बनेगी, मैक्सिमम मिनिमम 2 अलग अलग आएंगे। इनकी वजह से बनती है फ्रिंजेस डार्क और ब्राइट। ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, अभी समझते हैं इसको आगे डिटेल में। लेकिन अभी तक इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है वो हमने समझा, और ये समझा कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो स्टेशनरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कोहेरेंट सोर्सेस थे, फेज रिलेशनशिप फिक्स थी उनकी, उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट कर लिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हो, इंसिडेंट वेव आई, तुमने सोर्स से कोई इंसिडेंट करी वेव को, है ना, जैसे लाइट को तुमने इंसिडेंट किया। अब तुमने यहाँ पे अपना एक सोर्स रखा, तो यहां से तुम्हारा एक वेव फ्रंट निकला। क्या दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। एक पॉइंट सोर्स से जब वेव फ्रंट निकलता है तो कैसे निकलता है बच्चों? ऐसे तो निकलता है स्फेरिकल, डिस्कस किया था ना हमने। यस यस सर। सर। अरे डिस्कस किया था ना, ऐसे स्फेरिकल बनता है वेव फ्रंट।
है ना। तो ये हम राइट साइड में देख रहे हैं, राइट वाला पार्ट डिनोट कर रहे हैं हम, है ना। तो ये राइट में देखो आप, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं, एक सिंगल, एक सोर्स। अब जब हमने आगे बढ़े तो उन्होंने क्या किया, दो स्लिट लगा दी। स्लिट समझते हो बेटा, ऐसे स्लिट्स होते हैं ना, छेद टाइप के। अरे स्लिट समझते हो, स्लिट Yes, होल sir. टाइप का ना, स्लिट्स Yes. बना दी बेसिकली। तो स्लिट से S1 और S2 नाम के दो अलग अलग बेसिकली पिन होल्स बनाए उन्होंने, होल्स बना दी छोटे छोटे, है ना। एक एक होल से आगे सिंगल निकाला वेवफ्रंट, और उसके मतलब सिंगल सोर्स से वेवफ्रंट निकाले, और फिर दो अलग अलग पिन होल्स बना दिए, उसमें से फिर दो अलग अलग सोर्स से मल्टीपल फिर वेवफ्रंट निकले, ठीक है। और ये दोनों पिन होल्स थे, लाइट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीस टू पिन होल्स ओवरलैप्स इन द रीजन बिटवीन स्क्रीन बी एंड वीविंग स्क्रीन सी। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं S1 से, ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ये S सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वेव फ्रंट। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, sir. यस यस सर। अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है क्या? यस सर अभी आ रही। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मेरे को बता देना बीच में वॉइस ब्रेक हो तो, थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है बच्चों। अगर आप सुन नहीं पाते हो तो बता देना, बीच में बता देना, ठीक है। तो मैं फिर से बात बताता हूँ, क्या बात कर रहे थे हम। हमने S1 और S2 ये दोनों अलग अलग सोर्सेस ले लिए, दोनों अलग अलग पिन होल्स ले लिए। तो जब हमारा कॉमन S0 था जहां से वेव फ्रंट्स निकल रहे थे, अब हमारे दो जगह से निकल रहे हैं वेव फ्रंट्स। तो ये जो B और C है, B और C दिख रहा है सबको, स्क्रीन B और स्क्रीन C दिख रही है सबको Yes, sir. डायग्राम में। Yes, इन दोनों sir. के बीच में तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये वेव फ्रंट Yes. मिलेंगे कहीं ना कहीं, Yes, sir. ना ओवरलैप कर जाएंगे। दिख रहे हैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। ये देखो, Yes, sir. Yes, sir. ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स जो बने हुए हैं, काले रंग के ब्लैक डॉट्स, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे आपके वेव फ्रंट्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, प्रोड्यूस करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन सी। अब अगर किसी पॉइंट पे दो, सपोज करो एक वेव फ्रंट इधर से आया है ना, और एक वेव फ्रंट इधर से आ रहा है, ठीक है, आगे जाके मान लो कहीं ये मिल जाते हैं, तो जहाँ पे भी ये मिलेंगे उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगा ना। यही तो पढ़ा है हमने, सुपरपोजिशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, Yes. वेव्स का Yes, इंटरफेरेंस sir. होता है ना। Yes, sir. अब ये वेव के इंटरफेरेंस को हम इस स्क्रीन पे, स्क्रीन सी पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये इंटरफेरेंस जो पैटर्न है, ये पैटर्न है क्या, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। ये थॉमस यंग ने बताया था हमें, और एक स्टेशनरी बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए उन्होंने इसको डिवाइस किया। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं डिटेल में, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। रेफरेंस पैटर्न का उसको कैसे करेंगे। We have ensured in the arrangement that Voice the break. light passing through S1 in the phase 1 क्या हुआ, फिर से जा रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कहां तक सुना? सर ये वाला टॉपिक दोबारा बता दो। सर ये पूरा मैंने- टॉपिक से नहीं सुनाई दिया। यस सर दोबारा बता दो। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल, कोई इशू नहीं। रुको मैं अपना थोड़ा चेंज करने का ट्राई करता हूँ, नेटवर्क कनेक्शन में भी उससे सही हो जाए। Am I audible बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज कट के आ रही है या नॉर्मल आ रही है? अभी नॉर्मल आ रही है सर। Sir, normal. नॉर्मल आ रही है, चालू normal. करें फिर से। Yes, sir. ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना है ना, इसको कैसे एनालाइज करें, इसको समझें कैसे। दो अलग अलग वेव फ्रंट आके मिल रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसके बेसिस पे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें, है ना, कैसे हमारा क्या फायदा हुआ, हमने सीखा क्या इससे, वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एक S0 था प्राइमरी सोर्स, है ना, वहां से तुमने निकाले वेव फ्रंट, और S1 और S2 दो स्लिट्स बनाई तुमने, है ना, दो पिन होल्स बनाए, और उसमें से पास करा दिए, तो अलग अलग वेव फ्रंट्स निकलने लगे S1 और S2 से। ऐसा लग रहा था दो अलग अलग सोर्सेस से आए वो, ठीक है। तो ये पूरा हम ज्योमेट्री समझते हैं इस चीज की, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। वेव पासिंग थ्रू S1 इन फेज विद दैट पासिंग थ्रू S2। हमारा जो अरेंजमेंट है उसमें क्या हो रहा है कि भाई जो लाइट वेव पास कर रही है S1 से, वो सेम फेज में है S2 के साथ में, राइट, समझ में आई ये बात? अरे फेज सेम रहेगा ना, तभी तो कोहेरेंट सोर्स बोल रहे हैं हम उनको, तभी Yes, तो हम sir. इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर पा रहे हैं, है ना।
However, Yes. the right. However, the wave reaching P from S2. However, the wave reaching P from S2 may not be in phase with the wave reaching P from S1. जब S1 और S2 से निकले वो तब तो उनका सेम था क्या फेज, है ना। लेकिन जब वो P पॉइंट पे मिलेंगे बच्चों इंटरफेरेंस के बाद में, तब भी उनका फेज सेम रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द लाटर में बी मस्ट ट्रेवल अ लॉन्गर पाथ टू रीच P। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अगर आपने कोई एक P पॉइंट ले लिया तो अगर आप S2 से, सिंपल इसको ऐसे समझो ना कि यहां से तुम भागना चालू करते हो और तुमने R2 डिस्टेंस पे भागा और P पॉइंट पे तुम पहुंच गए, और यहां से तुमने S1 से भागना चालू किया और तुमने यहां से चलते गए तुम और P पॉइंट पे पहुंचे, तो क्या R2 और R1 सेम हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, बल्कि इनफैक्ट तुमको दिख रहा है कि ये सेम नहीं है। Yes. अरे दिख Yes, रहा है ना sir. सबको, है ना। यस सर। तो भाई दोनों के Yes. फेजेस इंटरफेरेंस के बाद स्क्रीन पे ऑब्टेन जो होंगे वो भी सेम रहेंगे, जरूरी है क्या ये? नहीं है ना। No, sir. Yes, sir. तो ऐसा हो सकता है कि वो सेम, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फेज डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू द पाथ डिफरेंस। अब ये चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि पाथ में डिफरेंस है। बात समझ में आई? R1 और R2 पाथ हैं जाने के लिए, है ना, और उनके Yes, बीच का जो पाथ डिफरेंस है इसकी वजह से आपका फेज में भी ये डिफरेंस आ रहा है। फेज डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि पाथ डिफरेंस आता है, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, इसको ही हम समझने का ट्राई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स, द अराइविंग वेव्स आर एग्जैक्टली इन द फेज एंड अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात समझना ध्यान से। पाथ डिफरेंस आ रहा था इसलिए फेज डिफरेंस आ रहा था। अगर पाथ डिफरेंस ही नहीं आए किसी तरीके से तो आप या फिर जीरो हो जाए, या तो जीरो हो जाए, है ना, या फिर एक इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए वेवलेंथ का। अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। याद करो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स था, डेल्टा फाई, तो है ना। तो इंटीग्रल Yes, sir. मल्टीपल हो जाएगा वेवलेंथ का, तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भी तुम्हारा क्या होगा, जो फेज होगा वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएगा। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने बात भी करी थी इसके बारे में फॉर्मूले में। दिख रहा है आपको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n लैम्डा, 2n पाई सॉरी, है ना। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा आपका, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, तब भी आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल, अगर ऑड मल्टीपल हो गया या फिर हाँ मतलब वेवलेंथ का हाफ हो गया, तो जो वेव्स अराइव करेंगी वो आपकी फेज के बाहर होंगी एंड अंडरगो फुल्ली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दस इट इज द पाथ डिफरेंस विच डिटरमाइंस द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। समझ में आई बात सबको? आपने दो लाइट वेव्स मतलब दो वेव फ्रंट्स छोड़े, एक छोड़ा और फिर उसको स्लिट से दो अलग अलग निकाल दिया। अब तुम्हारा जो इंटरफेरेंस होगा वो तुम्हें दिखेगा या नहीं दिखेगा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा पूरा गेम? पाथ डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? Path difference. Path difference. ये तुम्हारी इंटेंसिटी भी डिफाइन करेगा। जैसे तुमने अगर एक्सपेरिमेंट किया, तुमने सामने स्क्रीन रख दी, अब अगर एक पॉइंट पे तुम्हें ब्राइटनेस दिख रही है लाइट की, है ना, तुम देख पा रहे हो कि वहां पे आके पक्का इंटरफेरेंस हुआ होगा। यहाँ पे तुम ऐसे देख के बता पा रहे हो, मान लो कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ है ना, यहाँ पे लाइट ब्राइटर है और इसके जस्ट नीचे अंधेरा है बिल्कुल, फिर वापस ब्राइटर है, फिर अंधेरा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे तो तुम्हें क्या दिख रहा है भाई? इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है उस पॉइंट पे तो, है ना। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं वहां पे तुम्हें इंटेंसिटी बिल्कुल कम दिख रही है। ये बात समझ में आई मेरी? ठीक है। Yes, sir. इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री समझते हैं बच्चों। हमने S0 से, S0 जो हमारा प्राइमरी था, है ना, वहां से हमने स्टार्ट करे हमारे वेव फ्रंट्स, है ना, और S2 और S1 तक लेके गए। S1 और S2 हमारे क्या थे? स्लिट जो थी हमारी दोनों, है ना, पिन होल्स हमारे बेसिकली। तो S1 और S2 के बीच में हमने जो डिस्टेंस रखी है वो रखी है स्मॉल डी। अरे S1 और तुमने ऐसे कार्डबोर्ड ले लिया एक, मान लो समझने के लिए, और उसमें दो छेद कर दिए ऐसे, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी तो डिटरमाइन करेगी कि कितना पार्ट डिफरेंस आने वाला है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं समझ में आई तुम्हें? जैसे मान लो ये एक तुम्हारा वो है स्क्रीन है ना, इस पे तुमने दो छेद बना दिए, एक यहाँ बना दिया एक यहाँ बना दिया। क्या ये दिख रहा है
ये विजिबल है? ये कार्डबोर्ड विजिबल है क्या? No, sir. यस सर। नो सर, यस सर। तुम्हारे उसमें भी इंटरफेरेंस हो रहे हैं क्या बातों आवाज में भी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले यस सर बोल रहे हैं, बाकी लोगों का नो सर हो जा रहा है। सर कैसे गायब दिखाऊं हो यार? रहा है सर। यार फिर तुम मेरे है ना, एक काम करता हूँ मैं, अपना ये बैकग्राउंड हटाता हूँ, शायद तब दिख जाएगा। एक सेकंड। अभी दिख रहा है क्या? यस सर। No, sir. पक्का विजिबल है? Yes, sir. यस ठीक है, सर विजिबल। तो ये तुम्हारा मान लो स्क्रीन है ना? इस पे दो छेद बना दिए, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक तो तुमने यहाँ बनाया और एक इसके जस्ट नीचे बना दिया, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, जब यहाँ से वेव फ्रंट्स निकलेंगे और किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, मान लो यहाँ मिल गया, ये यहाँ से निकला, यहाँ मिल गया, नीचे से थोड़ा सा नीचे से चालू हुआ, ऊपर ही मिल गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये कितना इनका पाथ डिफरेंस आएगा? ये सर डिपेंड करेगा। अगर इनको Yes, मैं sir. बहुत यस सर करेगा। ने बिल्कुल टॉप पे बना दिया, एक तो बिल्कुल बॉटम पे बना दिया, तो जब यहाँ से लाइट, यहाँ से जो आपकी निकलेगी बेसिकली वेव निकलेगी और यहाँ से निकलेगी, तो उनके पाथ डिफरेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि कितना ज्यादा चेंज आ जाएगा, पाथ डिफरेंस बदल सकते हैं, यस सर। Yes. है ना? तो ये स्मॉल डी जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो होता है, ये होता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। क्या होता है डी? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। Slits. हाँ, अब जो दोनों स्क्रीन लिए तुमने, एक तो जिसपे तुमने स्लिट्स बना रखी है और एक जिसपे तुम पैटर्न स्टडी कर रहे हो, है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुमने ले लिया कैपिटल डी। ठीक है, इसको ले लिया कैपिटल डी। तो अगर आप ज्योमेट्री से समझो बच्चों, तो एक तो तुम्हारा यहाँ पे S2 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए पे, ठीक है, और यहां से मैं एक ट्राइंगल में स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या निकालना है बेसिकली? S1P माइनस S2P। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या निकालना है मुझे? S1P माइनस S2P। यही तो पाथ डिफरेंस होगा बच्चों, R1 माइनस R2। दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. है ना? तो इसको ज्योमेट्री Yes. से, इसको सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो। y तो हो Yes, गया sir. आपका, ये आपने मान लो सेंटर ले लिया यहाँ पे, S0 जो था ना आपका S0, उसको आपने उससे एक लाइन ड्रॉ करी जो कि किससे, जो कि परपेंडिकुलर थी आपकी स्क्रीन से, है ना, और उस मीन पाथ से, मीडियम पाथ से आपका जो पॉइंट P है, जहां पे आप इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहे हो, जहां पे आपका इंटरफेरेंस हुआ है, उस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई y। तो ये एक ट्राइंगल नहीं बन जाएगा क्या? ऐसा देखो अप्रोक्सीमेटली, अगर तुम इसको समझ पाओ। सॉरी, ये थोड़ा मैंने, हाँ सही है, ठीक है। तो तुम्हारा स्मॉल d/2, किसी ने कुछ हाथ रेस किया है क्या? हैंड रेस वगैरह किया है क्या? नहीं? No, sir. गलती से हो गया था. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चों, कि आपका जो d है, आपका जो d है टोटल, ठीक है, इसको अगर तुम बीच से तोड़ दो यहां से, और तुमने यहां से ऐसा ट्राइंगल बना दिया ये एक, ठीक है, तो ये हो गया y, ठीक है, और ये d/2 हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस, ये वाला। तो दो ट्राइंगल बनेंगे, उसकी हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकाल सकते हो? S1P और S2P। तो तुम्हारा S1P तो आया है बेटा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और S2P आया y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि S2P जो है आपका, कहाँ चला गया? S2P जो है आपका, वो अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो थोड़ा छोटा डिस्टेंस है क्या? R2 जो है R1 से थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या यहाँ पे? Yes, sir. है ना? Yes, sir. S2 ज्यादा पास है ना P Yes. के, S1 तो दूर है ना? तो उसमें क्या हो जाएगा आपका d/2 माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? S1P में d/2 ऐड हो जाएगा। तो ये आप टेक्नोमेट्री से निकाल सकते हो। आपका कंसर्न क्या है अभी ये समझना कि पाथ डिफरेंस निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे? y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर माइनस अंडर रूट में y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पाइथागोरस से निकाला है हमने, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई है इसमें। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1।
ठीक है, अब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। अब तुम ये बात समझो कि तुम्हारी स्क्रीन तो बहुत डिस्टेंस पे ली है तुमने, है ना, इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए काफी दूर ली है, और तुम्हारे जो स्लिट्स हैं उनके बीच में तो कितना कम डिस्टेंस होगा, S1 और S2 के बीच में काफी छोटा डिस्टेंस होगा ना। यस सर। तो तुम्हारा अगर कैपिटल डी बहुत बड़ा है डी से, स्मॉल डी से, है ना, तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन अप्रोक्सीमेट दैट रेज R1 एंड R2 एज बीइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, कि R1 और R2 ऑलमोस्ट पैरेलल ही जा रहे हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा D और S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो बहुत ही छोटा है कैपिटल D के कंपैरिजन में। और मैं D से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो मेरे फॉर्मूले में D/2 वाला फैक्टर है ना, और कैपिटल D भी है साथ में। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। है ना, इट्स लाइक कि आप अंडर रूट में क्या ले रहे हो, 0.2 का होल स्क्वायर लिख रहे हो, प्लस आप लिख रहे हो यहाँ पे 1 लाख का होल स्क्वायर। तो ये 0.2 का होल स्क्वायर इस 1 लाख के होल स्क्वायर के सामने कुछ दिखेगा क्या कुछ, है ना। ये तो वैसे मैंने नो बहुत सर। एब्सर्ड ले लिया, लेकिन काफी बड़ा ले लिया, मतलब फिर भी तुम समझ गए हो ना पॉइंट मेरा, कि एक तो क्वांटिटी बड़ी छोटी है और एक क्वांटिटी बहुत बड़ी। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे जब ये वाला, तो हमें ये समझ में आएगा कि R1 और R2 ऑलमोस्ट पैरेलल जा रहे हैं, है ना, एंड दे आर एट एन एंगल थीटा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं दोनों, R1 भी और R2 भी। ये थीटा एंगल दिखा सबको? यस है सर। ना। यस अप्रोक्सीमेशन के बाद हमें ये लगेगा कि भाई R1 और R2 सेम एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, S1 S2 sin थीटा, S1 minus S2p will be equals to S1a, S1a, S1a क्या है इसमें, a पॉइंट कौन सा है, परपेंडिकुलर जो तुमने ड्रॉ किया था S2 से। ठीक है, तो S1p माइनस S2p तुम्हारा ऑलमोस्ट S1a के इक्वल आएगा, और ये आ जाएगा S1 S2 sin थीटा की। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया इसमें। जो समझने वाली बात है वो ये है कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है d sin थीटा। d sin थीटा कैसे, अगर तुमने ये एंगल लिया थीटा, ये तुम्हारा ट्राइंगल बन रहा है, और ये एंगल ले रहे हो तुम थीटा, तो तुम्हारा बेसिकली डी तो क्या था, स्लिट्स के बीच का डिफरेंस था ना, डी S1 और Yes. S2 के बीच का। ठीक है, तो तुम्हारा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो तुम्हारा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस था वो था S1p माइनस S2p, जिसको हमने S1a लिया था, S1a लिया था। तो तुम्हारा जो हाइपोटेनस आ रहा था वो आ रहा था D, और तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था S1a या फिर S1p माइनस S2p, एक ही बात है दोनों। यहाँ पे हमने ये अप्रोक्सीमेशन से तो प्रूव कर ही दिया है। ठीक है, तो D sin थीटा आया पाथ डिफरेंस, ये अभी हम बस अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, जो मेन बात है ताकि हम फॉर्मूले तक पहुंच जाए, ये है हमारा पर्पस। ठीक है, फर्दर अगर हम थीटा भी बहुत छोटा ले लें, ये जो थीटा बना रहा था किससे बना रहा था थीटा, प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस तो समझ में आता है ना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस जो पढ़ा था ना यस हमने, सर। वही है। Yes, ठीक है, sir. तो ये Yes. अगर थीटा एंगल बना रहा है, क्या चीज, जहां पे तुम्हारा इंटरफेरेंस मिला है, जब पॉइंट P मिला है, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है और ये थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो साइन थीटा और टेन थीटा को ऑलमोस्ट बराबर ले सकता हूं मैं, राइट, यस सर। है ना। अब ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस y था क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो P पॉइंट का आ रहा था, ये यस देखो सर। y लिया था ना ये, और ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा था पॉइंट से, उस पॉइंट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस को हमने डी लिया था, कैपिटल डी, यस राइट। सर। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन डी हो जाएगा, परपेंडिकुलर sir. अपॉन बेस, यस सर। है ना। टेन थीटा क्या हो गया, y अपॉन डी, और टेन थीटा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट क्या है, साइन थीटा के इक्वल है। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, d इंटू वाई अपॉन डी। कैसे आया ये, क्योंकि हमारा पाथ डिफरेंस क्या था, d साइन थीटा, पाथ डिफरेंस क्या था, d इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया है, d इंटू वाई अपॉन डी। ये बात समझ में आई? यस सर। यस ठीक है, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई d इंटू वाई अपॉन डी, और मैक्सिमम अगर हमें निकालना है, अब इसमें हम केसेस डाल देते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम निकालना है तो हमारा, जैसे हमने पहले बात किया था, n लैम्डा के मल्टीपल होना चाहिए, ये है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का, तो हमारा मैक्सिमम आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है ना। और अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये जो आपका पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल होते हैं, है ना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस दोनों की तरफ।
है ना, प्लस ऊपर माइनस नीचे, ठीक है। ऑल्सो पाथ डिफरेंस का अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पे n लैम्डा लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, अगर n 1 2 3 है। नेगेटिव है अगर, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये चीज याद रखना, ये गड़बड़ होती है क्वेश्चंस में। 2n-1 लेना है कब, जब आपके पॉजिटिव वैल्यूज हो n के, पॉजिटिव वैल्यूज। और 2n+1 कब लेना है, जब आपका क्या हो, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। नाउ y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, अगर आपका डेल्टा x या डेल्टा p आया है d इंटू वाई अपॉन डी, तो आपका y क्या होगा, y मतलब कितनी डिस्टेंस पे बनी है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, यही तो निकालना था हमें कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर बन रहा है ना, वो डिस्टेंस निकालनी थी y। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, y को यही रखेंगे, d को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। डेल्टा x को हम क्या ले रहे थे, डेल्टा x को हम क्या ले रहे थे, n लैम्डा ले रहे थे क्या, यस सर। है ना। तो n लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस d को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, n लैम्डा इंटू डी, और नीचे क्या चला गया, ये स्मॉल d चला गया, n लैम्डा d अपॉन डी। दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो नोटबुक में, ठीक है। ये आपको बताया गया डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर क्वेश्चन आते हैं इस पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ the pattern interference pattern is maxima or for the constructive interference if lambda equals to this distance between the slits given होगी, है ना, और कैपिटल D given होगा, और तुमको डिस्टेंस निकाल लेंगे डायरेक्ट में, अगर क्वेश्चन आता है तो, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दे दी, कैपिटल D की वैल्यू, तीनों चीजें दे दी मतलब बेसिकली, तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जनरली कैसा आता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड मिनिमा, है ना, या फिर सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन। तो सेकंड मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे, सेकंड मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे, +-2, यानी कि ऊपर भी बनेगा प्लस और नीचे भी बनेगा माइनस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यस सर। अरे यार, तुमने यहाँ पे स्लिट्स लिए S1 S2, है ना, इनकी वजह से तुम्हारा किसी पॉइंट पे इंटरफेरेंस आया, मान लो ये पॉइंट आया P, ठीक है। अब ये P का तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये तुमने निकाला y, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर तुम्हारा 0 आ जाए, ये वैल्यू y का वैल्यू 0 आ जाए, तो मतलब कहाँ पे बन रहा है वो, सेंटर पे, यस सर। है ना। अगर तुम्हारा मैं n इक्वल्स टू 1 डालता हूं, तो पहला मैक्सिमम आएगा, मान लो यहाँ आ गया। सेम चीज ऊपर भी तो बन सकती है, अरे वेव फ्रंट्स तो Yes, बहुत सारे sir. ना, ये देखो, यस। ये देखो कितने सारे वेव फ्रंट्स थे, है ना। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे भी बन रहा है ना। ये देखो, ये व्हाइट कलर दिख रहा है तुमको, व्हाइट कलर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे। क्या आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में कुछ ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर का पैटर्न है, यस सर। और उसके ऊपर व्हाइट कलर का पैटर्न है। तो जो व्हाइट है वो क्या है, मैक्सिमम, और ब्लैक क्या है, मिनिमम। दिख रही है आपको। मिनिमम। तो बहुत सारे बन रहे हैं ना ये। अगर आप सेंटर डिफाइन करोगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दो एक, तो उसके ऊपर ये पहला मैक्सिमम आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे और भी आएंगे, है ना। वेव फ्रंट्स तो जाते रहेंगे ना, आगे बढ़ते रहेंगे। बात समझ आ रही है, Yes, वेव फ्रंट्स तो बढ़ते रहेंगे। यस सर। तो जैसे जैसे इंटरफेरेंस होता रहेगा, ये बनते जाएंगे, है ना, पैटर्न्स बनते जाएंगे, फ्रिंजेस बोलते हैं, बनती जाएंगी, है ना। तो आपको अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट मैक्सिमम निकाल दो, तो n इक्वल्स टू 1 डाल दो, +-1। सेकंड निकाल दो, n इक्वल्स टू 2 डाल दो। बात समझ में आ रही है सबको, यस सर। ठीक है, यस सर। कूल। तो भाई ये तो कहानी रही पूरी आपकी डिस्टेंस की, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम बेसिकली किसी पॉइंट से, ठीक है। अब आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंज विड्थ को, ठीक है। तो अभी तो हमने निकाल दिया आपका फ्रिंज का डिस्टेंस बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा से या सेंट्रल मिनिमा से, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस से। अब आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमा ऑफ द सक्सेसिव ऑर्डर ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर आपका बेसिकली मिनिमम के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, यानी कि एक मैक्सिमम फर्स्ट वाला जैसे आया, उससे दूरी निकालना चाहते हो सेकंड वाले की, तो उनके बीच के डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्रिंज विड्थ। क्या बोल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ।
अरे यार एक मैक्सिमम बना तो उसके ऊपर एक और बनेगा, पहले मैक्सिमम बना फिर मिनिमम बना फिर मैक्सिमम बना, तो दोनों के बीच की कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आएगी ना, तो उसको क्या बोलते हैं? यस सर। फ्रिंज बिट, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा ऑफ सक्सेसिव ऑर्डर और ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा तो समझ में आ गया ना, बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोल रहे थे, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, एक तरफ की बात हो रही है बेसिकली। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव मिनिमा। अच्छा, सिंस ये बन रहा है ऐसे, मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, तो जो दो मैक्सिमम के बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम के बीच की भी तो होगी। यस सर। तो फ्रिंज विड्थ आप दोनों को बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन डी। इसको भी नोट कर लो, भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के वेवलेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स के। यानी कि अगर आप सेपरेशन बढ़ा दोगे S1 और S2 के बीच में, अगर आप सेपरेशन बढ़ा दोगे, इस D को अगर आप इंक्रीज कर दोगे, तो आपका जो फ्रिंज विड्थ है उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस पे आपकी फ्रिंज बनने लगेगी। लिखा, ये फॉर्मूला लिखा? यस सर। यस सर। इंटेंसिटी पढ़ते हैं। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी। फिगर में जो हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट पी पे अराइव कर रही है ना, और जो दो स्लिट है S1 S2 वो टाइम के साथ वैरी कर रही है। मान लो कैसे वैरी कर रही है, E1 इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, टाइम कंफ्यूज ना हो, है ना। K इंटू डेल्टा एक्स पढ़ा था ना, तो फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा, पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कट गई थी। आवाज आ रही है? सर अभी कट गई थी। यस सर। क्या अभी आ रही है क्या? यस सर। यस यस सर। ब्रेक हो रही है अभी? यस सर, ब्रेक हो रही है। यस सर। यस सर अब हो रही है। बेटा आवाज आ रही है अभी? यस सर अब आ रही है। यस यस सर। सर। क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? यस सर। चलो ये लास्ट टॉपिक यस है, सर। अगर समझ में आ रहा है तो सुन लो, अदरवाइज अगली क्लास में फिर से मैं एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या बोला कि हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ले लेते हैं हम लाइट के, क्योंकि हमने पढ़ा है ना लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसमें, राइट। यस सर। शो नहीं तो हम होती यस उसमें, सर। सर, है स्क्रीन ना, शो तो नहीं हो उसमें हम रही है। इलेक्ट्रिक स्क्रीन शो नहीं हो रही सर हो रही है। सर हो रही है। बट एक बार क्लास रिज्वाइन करो, एक बार क्लास रिज्वाइन करो, क्योंकि स्क्रीन मेरी तरफ से तो शो हो रही है, अभी इंटरनेट की वजह से नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ भाई हम क्या बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ले रहे हैं दो लाइट वेव्स के, है ना, जो कि पी पॉइंट पे अराइव कर रहे हैं दोनों स्लिट से, S1 और S2 से, जो कि टाइम के साथ वैरी कर रहे हैं। इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, E1 इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और E2 को बोल दिया E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि सेम नहीं है ना, दोनों दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, तो एक में कुछ अलग फेज ले लिया हमने, है ना, ओमेगा टी प्लस 5 ले लिया, ठीक है। तो आपका फेज डिफरेंस जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। Also, we have assumed that the intensity of two slits S1 S2 are the same. Coherent ले लिया हमने उसको, S1 और S2 they are same. Hence waves have same amplitude. अगर intensity दोनों की same है तो उनका amplitude भी same होगा, intensity भी depend करता है, ठीक है। Even the resultant electric field at point P is given by E equals to E1 plus E2. ये तो हमने बात की है कि इंटरफेरेंस में हम ऐड कर देते हैं दो वेव्स को, है ना। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है E1 साइन ओमेगा टी और E1 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, उन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, E नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5 डैश। अब इसमें E नॉट डैश कैसे निकालते हैं, ये तो तुम्हें अभी तक तो आ गया होगा, E नॉट स्क्वायर प्लस E नॉट स्क्वायर प्लस 2 E नॉट इंटू E नॉट कॉस 5, आ गया नहीं तरीका यस सर। ना, E नॉट डैश निकालने का या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालने का। E नॉट डैश का होल स्क्वायर है बाय द वे, यहाँ अगर इन सब में स्क्वायर ले रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4 E नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, है ना, ये सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है।
मतलब इसको हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा बेसिकली आपको इसको, ठीक है। तो ये आएगा cos 2 फाई वाला फॉर्मूला लगाया इसमें बाय द वे मैंने, cos 2 फाई sin 2 फाई वाले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। अरे cos 2 थीटा sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। sin 2 थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा क्या होता है? हाँ एंजल साइन बोलो। 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री। क्या क्या बोल रहे हो यार, ऐसे मत करो। एंजल कुछ बोलना चाह रहे हो आप? एंजल, गलती से हो गया होगा। हाँ भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अरे समझ में आ रही है बात? यस यस सर। यस क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें ये फॉर्मूला ही नहीं पता है? बेटा याद करने के लिए बोला था ना, ये लास्ट क्लास में भी, उसके पहले वाली क्लास में भी, और उसके पहले 10 क्लास में भी। बेसिक फॉर्मूले याद रखो यार। cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ये फॉर्मूले हम लगाएंगे कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लगे हैं, है ना। क्योंकि ये तो फॉर्मूले मैं याद थोड़ी करवा सकता हूँ आपको फिजिक्स की क्लास में। समझ रहे हैं आप लोग? ये फॉर्मूले आपको थोड़ा बहुत याद करने हैं खुद से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, फैक्टर पढ़ो, ये 2 चीजें एटलीस्ट पढ़ के रखो, ठीक है। हाँ, पता नहीं कितनी बार बुलवाओगे तुम ये बात मुझसे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 4E0² cos स्क्वायर 5/2। अब अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है इंटेंसिटी का पी पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगा? ई की जगह हम क्या रख देंगे? आई इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। वैरी तो सेम तरीके से करने वाली है वो, है ना। आई मैक्स क्या हो जाएगा? आई मैक्स तब होगा जब हमारा जो एंगल है 5/2 वो n पाई हो या इसका मल्टीपल हो, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी, है ना। और मिनिमम कब होगी इंटेंसिटी? जब 5/2 किसका मल्टीपल हो? n-1/2 पाई का, है ना। n-1/2 इंटू पाई, ठीक है। ये भी हम बात कर चुके हैं, 2n-1/2 बनेगा ना ये पाई, 2n-1 पाई/2 का मल्टीपल बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो Yes, sir. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो फाई है वो क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस, है ना। डेल्टा फाई लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हर बार समझ जाओ इसको कि फाई लिखा हुआ है डेल्टा, यानी कि डेल्टा फाई लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस की बात हो रही है फाई का मतलब, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हम सीख के आए हैं कि आपका जो बेसिकली 2 पाई सॉरी डेल्टा एक्स है, उसको हमने डी साइन थीटा के बराबर निकाल लिया था अप्रोक्सीमेशन से। याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड पहले पढ़ा था ये, है ना। कब होगा ये? जब डी बहुत बड़ा हो डी से, स्मॉल डी से, जब सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत छोटी हो, किसके कंपैरिजन में? स्क्रीन के बीच की सेपरेशन, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ऑल्सो वाई जब बहुत छोटा हो डी से, क्योंकि होगा ही सही, है ना, डी क्योंकि स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी। डी वाई बाई डी समझ में आया? साइन थीटा को हमने क्या ले लिया? वाई अपॉन डी। अरे ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया बेटा, हाँ ना तो बोलो। ये देखो यही समझाया है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, है ना। However, if the two slits were different intensities I1 और I2, अगर इंटेंसिटीज दोनों की अलग अलग होगी तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको तुमको वेक्टर उससे निकालते रिजल्टेंट वेक्टर से, वो ऐसे ही निकालना है। E0 स्क्वायर इक्वल्स टू E0 1 का स्क्वायर प्लस E0 2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos फाई, उससे ही निकालना है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। जो वेक्टर में हम पढ़ते थे, अगर आपका क्या हो? इंटेंसिटीज डिफरेंट हो, है ना, I1 और I2 डिफरेंट हो। बात समझ में आई? अगर डिफरेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है बेसिक वाला। अरे ये समझ में आया फॉर्मूला? Yes, sir. yes काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये Yes, फ्रिंज sir. विड्थ का, एक ये डिस्टेंस कितना आने वाला है मैक्सिमम मिनिमम में, है ना, ये वाला फॉर्मूला। और आपका बेसिकली ये चीज समझना जरूरी है कि इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपका अगर सेम बेसिकली वो हो, सेम इंटेंसिटी हो, I1 और I2 सेम हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट 4I0 cos स्क्वायर 5/2 लगा सकते हो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। लेकिन अगर अलग अलग होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि जो आप बेसिकली रिजल्टेंट निकालते हो वेक्टर का, पूरा आपको एज इट इज निकाल देना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सिंस अभी टाइम हो गया और मुझे इसको डिटेल में समझाना अभी मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मतलब बेसिकली मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में इस पे क्वेश्चंस जो होंगे।
पर एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो अगर हो जाता है तो, अदरवाइज मैं तो लेने ही वाला हूँ इसको अगली क्लास में, ठीक है। शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाईडीएससी से स्टार्ट करते हैं। बाकी एक छोटा सा सब टॉपिक है, इसको आप खुद से मत पढ़ना, समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊंगा इसको नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये वाला जो होमवर्क में दिया, ठीक है। और डीपीपी में वाईडीएससी तक के जो क्वेश्चन है, वाईडीएससी के क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो अभी कल अगली क्लास में एक और बार पढ़ेंगे हम इसको, तब हम करेंगे क्वेश्चंस। लेकिन वाईडीएससी के पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस वो आप कंप्लीट करके आओगे। बात समझ में आई? यस Yes, सर। डीपीपी में शेयर कर दूंगा आज, क्वेश्चन करके आना उससे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है वाईडीएससी और पूरा थोड़ा सा रिवाइज किया है, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे वाईडीएससी को, और थोड़ा बहुत डिफ्रेक्शन समझेंगे। 2-3 लेक्चर का और है बच्चों ये टॉपिक, इसको जाने मत देना। थोड़ा थोड़ा अभी कम समझ में आ रहा है मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे इसको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना इस चैप्टर में, आपको काफी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कुछ पूछना है किसी को? बोलो बेटा। नो सर। no. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में।